इंतजार खत्म हुआ है। रियो ओलंपिक्स में भारत को अपना पहला मेडल मिला है। साक्षी मलिक ने 58 किलो वर्ग में कुश्ती में ये मेडल हासिल किया है और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत के हिस्से में आया है। लेकिन एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया साक्षी मलिक ने। ये कारनामा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। रेपसेज के फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान की पहलवान एसुलू तिनिकोवा को उन्होंने कुश्ती में फ्री स्टाइल में हराया है। तो एक बड़ी खबर है भारत के लिए और ये 58 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर साक्षी मलिक ने इतिहास रचा। तो ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं और ये जो एक इंतजार था, भारत के हिस्से में कोई मेडल आ नहीं रहा था, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर साक्षी मलिक ने ये कारनामा करने वाली वो पहली भारतीय पहलवान बनी है। साक्षी ने रेपसेज के फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान की पहलवान एसुलू तिनिकोवा को मात देकर रियो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल दिलाया। चलिए फटाफट से इंटरनेशनल क्यूज देखते हैं और आज एसजेएक्स निफ्टी फिल से एक सपाट कारोबार है। 86-36 का मौजूदा स्तर, 7 अंकों के आसपास की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिकन मार्केट्स पे कल निचले स्तरों से कुछ खरीदारी जरूर देखने को मिली थी और साफ तौर पे फेड मिनट्स का कहीं ना कहीं असर जरूर था। लेकिन आज के सत्र में अगर बाकी एशियन प्ले देखेंगे, निके पे गिरावट है, येन में मजबूती, कॉस्पी में हल्की तेजी, बिल्कुल फ्लैट, ताइवान गिरकर कामकाज कर रहा है, तो स्पष्ट संकेत एशियन मार्केट से फिर नहीं है। ज्यादातर एशियन मार्केट्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। मेरे साथ संदीप, मेरे सहयोगी इसमें जुड़े। संदीप बताएं, एक तो यूएस मार्केट्स के बड़े ट्रिगर्स, साथ ही साथ आज एशियन मार्केट्स की फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव के साथ ही शुरुआत हुई। शुक्रिया रजत। बिल्कुल, एफएमसी बैठक ये एक बड़ा मुद्दा था जो कि यूएस मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जो बैठक के मिनट निकल के सामने है उसमें कुछ पॉलिसी मेकर्स का ऐसा कहना था कि बहुत जल्द ब्याज दरों में बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन दरें बढ़ाने से पहले कुछ और आर्थिक आंकड़े देखना काफ़ी अहम होगा। जैसे कि हम पिछली कुछ बैठक में देख रहे थे कि जैसे मिनट्स निकल के सामने आ रहे हैं, वैसे पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि कुछ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने होंगे दरों पर फैसला लेने से पहले। लगातार पॉलिसी मेकर्स का ये मानना है कि जो इकोनॉमी में कंडीशंस हैं उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, लेबर मार्केट में भी सुधार देखने को मिला है। लेकिन कुछ एक पॉलिसी मेकर्स का ऐसा भी कहना है कि नियर टर्म में या तो फिर शॉर्ट टर्म में जो लेबर मार्केट है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से दरें बढ़ाने का जो फैसला है उसमें शायद एक क्लैरिटी ना देखने को मिले। तो एक बार फिर से क्या सितंबर की पॉलिसी में रेट हाइक होगा या तो फिर दिसंबर में रेट हाइक होगा, इसको लेकर कोई साफ संकेत नहीं निकल के सामने आए। अच्छी बात यही है कि जो कॉम्पिटिटिव स्टैंड है वो जारी रहेगा और इकोनॉमी में सुधार लगातार जारी है, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट ने इसे पॉजिटिवली लिया और लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली। डाउ 1 पॉइंट पे 80 पॉइंट के आसपास की कमजोरी भी दिखा रहा था, लेकिन क्लोजिंग देखिए 20 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ हुई, यानी कि लो लेवल से करीब 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। और जो बैठक के मिनट्स आए थे उसके बाद से अगर आप देखिए हल्की रिकवरी का जो दौर है वो दरअसल यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला था। यूरोपियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है, आधे से 1.25% के आसपास की कमजोरी वहाँ देखने को मिली। एफएमसी मिनट के जो बैठक के जो मिनट्स हैं वो जारी होने से पहले बाजार बंद हो गए थे। हालांकि यूके के बेरोजगारी दर के आंकड़े आए थे, 4.9% पर वो स्थिर रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ की अर्निंग्स थे और साथ ही साथ कच्चे तेल में जो कमजोरी आ रही है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स पे हावी हो रही थी, जिसकी वजह से आधे से 1.25% के आसपास की कमजोरी यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली। एशियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है, जैसे आपने कहा काफ़ी मिक्स या तो फिर फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड वहाँ देखने को मिला है। निके येन में जो मजबूती है डॉलर के मुकाबले उसका असर देखने को मिला और बाकी मार्केट्स अगर आप देखें काफ़ी सपाट है। तो उस लिहाज से देखा जाए दूसरे दिन लगातार इंडियन मार्केट्स के लिए जो संकेत है इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी मिक्स नजर आ रहे हैं आज के लिए। काफ़ी मिक्स संकेत हैं। मोस्ट ऑफ द एशियन प्ले अगर आप देखेंगे तो आज नेगेटिव कारोबार हो रहा है। लेकिन कल के मार्केट्स पे मेटल माइनिंग स्टॉक्स यहां पर तेजी थी, जिसमें टाटा स्टील और कोल इंडिया दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अच्छी तेजी इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। ऑरबिंदो फार्मा और साथ ही टू व्हीलर सेगमेंट जो था, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे और यहाँ पर ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी। तो मेटल्स और टू व्हीलर स्टॉक्स कहीं ना कहीं फोकस में थे। इसके अलावा लूजर्स की सूची में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये स्टॉक सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक साबित हुए, यानी कि आईटी सेक्टर पे दबाव बनता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग प्ले हुआ कल कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स में। भारत फोर्ज, बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट तो इनफैक्ट कल के सत्र में 20% अपर सर्किट पे फ्रीज होता हुआ नजर आया। कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स जो थे वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहे थे। मेरे साथ बाजार पे बात करने के लिए जानकार जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि बाजार पे अब क्या करना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं कि कल के सत्र में जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली उसमें साफ तौर पे टू व्हीलर स्टॉक्स और कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स शामिल थे। आशीष केलकर साहब इस समय मौजूद हैं मेरे साथ। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि निफ्टी पे आज के सत्र में क्या पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए, कोई भी डिप एक्यूमुलेशन करने का मौका है, या फिर जो 2 दिन की बिकवाली अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी? गुड मॉर्निंग रजत जी।
जैसे कि मैंने कल भी बताया था, आज भी वैसे ही एक न्यूट्रल पैटर्न फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, स्पिनिंग टॉप। तो ये आज भी ये दिखा रहा है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट आज इंडेक्स के ऊपर नजर आएगा। ऊपर की लेवल जो होगी वो होगी 8660 की और नीचे की लेवल होगी 8600 की। तो जब तक बाजार इस दायरे में है तब तक कोई ट्रेड इंडेक्स पर इनिशिएट नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी सलाह होगी आज के लिए। अगर डिसाइसिव मोड, हमें एक डिसाइसिव ट्रेड करना है तो इन दो लेवल के या तो ऊपर या तो नीचे अगर ट्रेड को होना चालू होता है तो ही करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। चलिए फिर स्टॉक्स बताएं सर, दो स्टॉक्स जहां पर आप मानते हैं कि तेजी बनेगी। पहला स्टॉक है रिको ऑटो, जिसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 57 का और लक्ष्य रहेगा 66 का। और दूसरा है TNPL, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 300 रुपए का और लक्ष्य रहेगा 322 रुपए का। ये एक बार फिर से दोहराएं, किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं आप? TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, जिसमें आप मानते हैं जी बिल्कुल तेजी बनती हुई नजर आएगी। दूसरा स्टॉक है रिको ऑटो, जहां पर आप तेजी की बात कर रहे हैं। सर मेटल माइनिंग स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल इंडिया। अगर आप टाटा स्टील की बात करते हैं तो इसमें भी एक अच्छा खासा उछाल कल हमने देखा है और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पाया है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर खरीदारी करनी है तो टाटा स्टील और सेल में अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैं टाटा स्टील को पहला प्रेफरेंस दूंगा। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 385 का और जो लक्ष्य रहेगा यहाँ पे वो होगा करीबन 403 का। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। निफ्टी आपके हिसाब से एक दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। आज भी, कल भी एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला था, लेटर हाफ में थोड़ा फिसल जरूर गए, लेकिन अब फोकस करना है तो रिको ऑटो और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, दो स्टॉक्स आपने बताया कि यहाँ पर तेजी आज के सत्र में हो सकता है कि बनती हुई नजर आए। लेकिन कुछ ट्रेडिंग आइडियाज जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से आए हैं, उसमें सबसे पहले कोल इंडिया ही है। 370 का टारगेट अब आने वाले समय के लिए पोजिशनल कॉल है। 336 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगे रखें। पोजिशनल तौर पे कोल इंडिया बहुत स्ट्रांग इस समय लग रहा है चार्ट्स पे। चॉइस ब्रोकिंग की राय है, चॉइस ब्रोकिंग सेल पे भी मानता है। स्टील अथॉरिटी 51 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। भारत फाइनेंशियल पे आप बिकवाली कर सकते हैं, चॉइस ब्रोकिंग मानता है 690 पोजिशनल तौर पे पहुंच सकता है। 775 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। ये स्टॉक टूटेगा और कल के सत्र में भी दबाव था। मानस जायसवाल की पिक है NMDC, यानी फिर से कहीं ना कहीं मेटल माइनिंग स्टॉक्स अट्रैक्टिव बेट साबित होंगे। 108 का टारगेट है NMDC पे, 102 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। मानस जायसवाल NMDC पे बेट लगा रहे हैं। और एक स्टॉक है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस, जिसमें 662 का टारगेट है, 633 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाएं। तो ये कुछ पॉजिटिव कॉल्स हैं। साथ साथ टेक महिंद्रा बिकवाली की सलाह 463 के टारगेट के लिए आप यहां पर बेच सकते हैं। IDBI कैपिटल की राय है, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो खरीदार बिकवाली की कॉल है वो है वोल्टास पे, 355 का टारगेट है, 370 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रिकमेंडेशंस, लेकिन क्योंकि एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं, ऐसे में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग है, वो देखते हैं स्टॉक्स टू वॉच में। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं आज सूची में कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया रजत। आज पहले तो एक सेक्टर ही है जिसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे, वो है मेटल स्पेस। अभी आप बात भी कर रहे थे कई सारी कंपनियों की, उसमें सेल के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि सरकार ने कोल्ड रोल स्टील यानी कोल्ड रोलिंग कॉइल्स जो होते हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। 4 देशों से आने वाले जो स्टील है इसके इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। 4 देशों में जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूक्रेन, ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ से इम्पोर्ट होने वाले स्टील के ऊपर, कोल्ड रोलिंग स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और इसकी मियाद 6 महीने के आसपास की है। तो इस पूरे सेक्टर के लिए सकारात्मक खबर है, इसलिए आप तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे भी सेल या फिर जो बाकी कंपनियां हैं, टाटा स्टील वगैरह, हिंडाल्को वगैरह, टाटा स्टील और पूरा मेटल पैक जो है वो एक अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर ही रहा है। तो आप इन दोनों कंपनियों पर, टाटा स्टील, सेल, उत्तम गालवा जैसी कंपनियां जो हैं उनके ऊपर, कल्याणी स्टील जैसी कंपनियां जो इनके ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा PVV इंफ्रा, हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के जो AMC है उसने करीब 36,000 शेयर बेचे हैं। 2 क्वांटिटी बहुत छोटी है, लेकिन क्योंकि सेंटीमेंट वाइज कुछ बिकवाली होती हुई दिखाई पड़ी है फंड हाउस की तरफ से, तो हो सकता है कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े, इसलिए भी आपको PVV इंफ्रा के ऊपर नजर रखनी होगी। गैमन इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, कंपनी को NHAI से करीब 870 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर का साइज़ काफ़ी बड़ा है और सबसे अहम चीज़, कर्नाटका में कंपनी एक प्रोजेक्ट पे कामकाज कर रही है, उसी को लेकर कंपनी का ये ऑर्डर मिला है। तो 870 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी के सकारात्मक है, आपको नजर रखनी होगी, तेज़ी की उम्मीद लगा सकते हैं।
इंडिया बुल्स हाउसिंग से जुड़ी हुई एक खबर आई है कि एनसीडी के जरिए करीब 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। दो कंपनी लगातार, पूरा ग्रुप जो है रादर एनसीडी के जरिए रकम जुटा रहा है। तो उसी श्रृंखला में अब एक और खबर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी आप नजर रखें। यूफ्लेक्स के कल नंबर्स आए थे मार्केट आज के बाद, और नंबर्स के लिहाज से देखें तो मुनाफा 77 करोड़ रुपए से बढ़ के 86 करोड़ रुपए आया है। वहीं बिक्री फ्रंट पे बात करें तो 1550 करोड़ रुपए से गिरकर बिक्री 1480 करोड़ रुपए आई है। अहम चीज, एक साइड तो मार्जिन कंपनी की इंप्रूव है, दूसरा अदर इनकम के हेड पे भी आपको नजर रखनी होगी। इस लिहाज से भी कुछ एक अपटिक्स आते दिखाई पड़े हैं। यूफ्लेक्स ऑलरेडी कल तेजी दिखा चुका है 4% की। बहुत यहाँ पर इस लिहाज से भी नजर रखिए कि एक अच्छी तेजी आ चुकी है। उसके बाद ये नंबर्स आए हैं, तब आप इसके आधार पर पोजीशन बनाएं। और उसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे FIPB की बैठक है 30 अगस्त को, और इस बैठक के अंदर कई प्रपोजल्स रखे जा सकते हैं, जिसमें रेन इंडस्ट्रीज का भी प्रपोजल FDI को लेकर, और साथ साथ BNP पारिबा का भी प्रपोजल है, जिस लिहाज से आप दोनों ही शेयरों पर नजर रखें, दोनों लिस्टेड एंटिटी। और इसके अलावा शेयर खान समेत 9 और कंपनियों के भी FDI प्रपोजल के ऊपर चर्चा हो सकती है। तो पूरे ही सभी कंपनियों के ऊपर जिनकी FIPB की बैठक है, इनके ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी।